एनडीए और इंडिया के रूप में इन्होंने क्या किया है, मुखौटा लगाया है कि बहुजन समाज को गुमराह करें। खास करके जो बहुजन समाज की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उससे लोगों को गुमराह करने की इनकी योजना है और ये कुछ नहीं है। तो बहन जी ने एक नीति बनाई, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। वो नीति इस देश में जितने भी मानवतावादी लोग हैं, फूले साहू अम्बेडकर के विचारों में आस्था रखने वाले लोग हैं, सबको मौका देती है कि वो इस मानवतावादी जो विचार है उसको स्थापित करने में अपना जो है हर तरह का योगदान दे सकते हैं। अब इससे जो है सबसे ज़्यादा चिंतित जो है जो मनुवादी खेमा है, खास करके बीजेपी, कांग्रेस या कम्युनिस्ट के रूप में या समाजवाद के रूप में, वो सबसे ज़्यादा चिंतित हुआ कि भाई अगर बहुजन लोग आज उत्तर प्रदेश में हैं और कल अगर ये दिल्ली में आ जाते हैं तो ये तो पूरे देश का कारोबार इस तरह से करेंगे। तो जो उनके मजदूर लोग हैं वो तो मालिक बन जाएंगे। तो इसलिए यूनाइट अंडर वन लीडर। जिस समाज के पास लीडर नहीं है वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, या जिन समाज के पास लीडर है वही समाज आप देखें आज भी तरक्की कर रहे हैं। तो जब तक हम एक बहुजन लीडर को अपना लीडर नहीं मानेंगे तब तक बहुजन समाज कभी भी आत्मसम्मान की जिंदगी नहीं जी पाएगा। नहीं, जब आत्मसम्मान ही नहीं रहेगा तो उसका कॉन्फिडेंस हमेशा क्या है, गिरा हुआ रहेगा। और इस लिहाज से मैं कहता हूं कि बहुजन समाज बहुत ही लकी है, बहुत ही लकी है कि उनके पास बहन जी जैसा लीडर है जो तमाम प्रोपोगेंडा करने के बाद, जो मनुवादी फोर्सेस हैं, जो ताकतें हैं, इन्होंने बहुजन समाज और बहुजन समाज की लीडरशिप के खिलाफ तमाम तरह के प्रोपोगेंडा कर लिए, लेकिन बहुजन समाज का हित बहन जी वैसे ही आगे बढ़ा रही हैं जैसे बाबा साहब अम्बेडकर या मान्यवर साहब कांसीराम ने बढ़ाया है कि बहुजनों को बहुजन होने का एहसास न हो। अगर उनको बहुजन होने का एहसास हो जाएगा तो जो बाबा साहब ने उनको रास्ता बताया है कि यूनाइट अंडर वन लीडर, वन ऑर्गेनाइजेशन, वन प्रोग्राम, वो उस रास्ते पे चल के इस देश में हुक्मरान बन सकते हैं। इस देश में जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि दो तरह की व्यवस्था है या दो तरह के विचार हैं जो जिसके आधार पे इस देश में लोग अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। और जो खास करके जो जाति व्यवस्था में दो तरह के लोग हैं, एक जाति व्यवस्था के बेनिफिशरीज हैं, एक जाति व्यवस्था के वो लोग हैं जो जाति व्यवस्था जिनको फायदा पहुंचाती है, दूसरे वो लोग हैं जिनको जाति व्यवस्था से नुकसान होता है। तो जिनको नुकसान होता है वो लोग देखेंगे कि प्राइमा फेसिया आपको ये लगेगा प्रथम दृष्टया वो लोग जाति के नुकसान को कभी मेजर नहीं करते कि जाति। इससे जो है सबसे ज़्यादा चिंतित जो है जो मनुवादी खेमा है, खास करके बीजेपी, कांग्रेस या कम्युनिस्ट के रूप में या समाजवाद के रूप में, वो सबसे ज़्यादा चिंतित हुआ कि भाई अगर बहुजन लोग आज उत्तर प्रदेश में हैं और कल अगर ये दिल्ली में आ जाते हैं तो ये तो पूरे देश का कारोबार इस तरह से करेंगे। तो जो उनके मजदूर लोग हैं वो तो मालिक बन जाएंगे। साथ जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस देश के अंदर मानवतावाद के आंदोलन को लेकर बुद्ध से लेकर महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार नारायण गुरु और मान्यवर कांशीराम साहब, इन्होंने लगातार काम किया है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के नाम पर तो कभी समता मूलक समाज के नाम पर, और ये मिशन मूवमेंट लगातार चलता ही रहा। चूँकि इस देश के अंदर शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटीज, तमाम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो हक अधिकार है, वो तमाम चीज़ों को लेकर लगातार ये संघर्ष और ये आंदोलन चलता रहा। बावजूद इसके आज देश के अंदर भारत का संविधान है और संविधान को भी और देश की आज़ादी को भी अनेकों साल हो गए हैं। 70 साल की आज़ादी हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज भी बहुजन समाज जो है वो उसी स्थिति में है या फिर उससे थोड़ी बेहतर है, लेकिन आज भी हक अधिकारों से वंचित है। उत्पीड़न लगातार हो रहे और भी कई समस्याओं से आज बहुजन समाज जूझ रहा है। तो आज उसी स्थिति पर बात करेंगे। बहुजन समाज की स्थिति के साथ साथ क्या उपाय योजना हो सकती है, क्या कैसे बहुजन समाज का उत्थान हो सकता है, कैसे उद्धार हो सकता है, तमाम बातों पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अभिषेक कुमार सर, जो कि सुप्रीम कोर्ट से है, दिल्ली से हैं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वो प्रैक्टिस करते हैं। साथ में सामाजिक और राजनीतिक चिंतक है, विश्लेषक हैं। उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय भीम आपको। सर सबसे जी आपको जय भीम और आपके सभी दर्शकों को जय भीम।
सर ऐसा है कि हम तो आंदोलन की कड़ी को काफ़ी हज़ारों-हज़ारों साल पुराने देखते हैं और गुलामी की कड़ी को भी हज़ारों-हज़ारों साल पुरानी देखते हैं। फिर हमें लगता है कि इस देश में संविधान है और बाबा साहब ने सब कुछ जो है वो ठीक कर दिया। लेकिन आज जो दिक्कतें हमको दिखती हैं, आप कैसे देखते हैं बहुजन समाज की इस स्थिति को, इस दशा-दिशा को? क्या कुछ बदलाव हुआ या क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया? बिल्कुल जो वर्तमान हालत है, जो ख़ास करके जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज ख़ास करके जो बहुजन महापुरुष हैं, उसमें भी ख़ास करके फूले, साहू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम, इनके संघर्षों के कारण आज इस देश की जो संस्थाएँ हैं, इस देश का जो आवाम है आयाम है, उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर दूसरी तरफ हम अखबार देखते हैं, टीवी देखते हैं, हम स्कूल कॉलेजों में देखते हैं, तो हर जगह ये बात सुनते हैं, चाहे वो किसी लेवल पे हों, उनके साथ अभी भी जुर्म-ज़्यादती हो रही है। तो सवाल ये है कि जो समाज आज इतना पढ़ा लिखा है, सक्षम है, जिस समाज से लोग बड़े-बड़े पदों पे आसीन हैं, जिनके पास राजनीतिक पार्टियाँ भी हैं, बहुत सारे प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक के दावेदार हैं। ऐसी हालत में इस समाज के साथ जुर्म-ज़्यादती क्यों हो रही है? तो ये समझने की ज़रूरत है और जो मैं समझता हूँ कि इस देश में जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि 2 तरह की व्यवस्था है या 2 तरह के विचार हैं जो जिसके आधार पे इस देश में लोग अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं। एक विचार है जिसको हम लोग बहुजन आंदोलन के नाम से जानते हैं। दूसरा विचार है जो हम मनुवादी विचार के नाम से जानते हैं। तो ये ख़ास बात है कि जो लोग मनुवादी विचार का जो इंस्टीट्यूशन है, जब लोग उसमें अपने को दीक्षित करते हैं तो वो अपनी पूरी अंतिम साँस तक मनुवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। और जो कुछ लोग जो बहुजन आंदोलन से जुड़ते हैं, जो बहुजन आंदोलन से को अपने आप में शरीक करते हैं, अपने चरित्र में उतारते हैं, वही कुछ लोग हैं जो बहुजन समाज के लिए संघर्ष करते हैं। और बहुजन समाज से हो सकता है कि बहुत सारे लोग संस्थाओं में हों, उच्च पदों पे हों, अच्छी डिग्रियाँ उनके पास हों, लेकिन अगर वो बहुजन आंदोलन की संस्था से जुड़े नहीं हैं, परंपरा से जुड़े नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि उनके सामने ही बहुजन समाज पे अत्याचार होगा, लेकिन वो उस अत्याचार के खिलाफ या उसके विरुद्ध कोई भी रोड मैप नहीं बना सकते, कोई एजिटेट नहीं कर सकते, कुछ भी करने के लिए उनके पास कोई भी विकल्प नहीं आप देखेंगे। तो ये इस तरह की हालत आज हमारे सामने है। बाबा साहब का नाम लेकर जैसे महाराष्ट्र में कहावत कही जाती थी कि बाबा साहब का नाम लेकर हम तो संसद विधायक नहीं बन सकते। और जो पढ़ा लिखा भी समाज था, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर कुछ आ गया था शहरों में, वो भी बाबा साहब का नाम लेने के लिए थोड़ा संकोच कर रहे थे। अब ये तो कर ही रहे थे, विरोधक भी जो है बाबा साहब का नाम नहीं लेते थे। उनको लगता था कि बाबा साहब का नाम लेने से बाबा साहब बड़े हो जाएँगे। लेकिन आज बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात, राजनीतिक परिवेश की अगर बात करें या और भी जो छोटे-मोटे दल हैं, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी वादी एजेंडे के साथ मर्ज करते हुए दिखते हैं, वो आज बाबा साहब का काफ़ी नाम लेते हैं। क्या बात होगी ऐसी कि बाबा साहब को जो है वो लोग भी नहीं भुला पा रहे या फिर बाबा साहब सारे अम्बेडकरवादी हो गए? हाँ, ये हमें जो है ना इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की है और जिस तरह का आप सवाल कर रही हैं, तो उस सवाल को हम कुछ मिनट में एड्रेस करें, ये जाती होगी। क्यों जाती होगी? क्योंकि इस देश में जाति व्यवस्था है और जो ख़ास करके जो जाति व्यवस्था में 2 तरह के लोग हैं। एक जाति व्यवस्था के बेनिफिशियरीज़ हैं, एक जाति व्यवस्था के वो लोग हैं जो जाति व्यवस्था जिनको फ़ायदा पहुँचाती है। दूसरे वो लोग हैं जिनको जाति व्यवस्था से नुकसान होता है। तो जिनको नुकसान होता है, वो लोग देखेंगे कि प्राइमा फेसिया आपको ये लगेगा प्रथम दृष्टया, वो लोग जाति के नुकसान को कभी मेजर नहीं करते कि जाति उनकी ज़िंदगी में कितना खतरनाक काम करती है। वो जाति से पीड़ित तो हैं, लेकिन जाति पे विचार कम करते हैं। जो लोग जाति से लाभान्वित हैं, वो जाति को हमेशा क्या है, एक टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और
बाबा साहब अम्बेडकर या जो बहुजन महापुरुष हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई जाति को कैसे ख़त्म किया जाए या जाति का जो प्रभाव है, जो दूसरे की ज़िंदगी को बहुत गिराता है, उसको कैसे हम कम करें या उसको कैसे ख़त्म करें, इस पे। चूँकि वो जाति जो फ़ायदा लेता है, वो उसको अपना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के रूप में सामने प्रोजेक्ट करता है, और जो जाति का विक्टिम है, उसको अपने जाति पे चूँकि वो विचार नहीं करता है, उसको अपनी जाति के बारे में पता नहीं है, न इतिहास पता है, न समाजशास्त्र पता है, न उसका मनोविज्ञान पता है, तो वो उससे बचने की कोशिश करता है। इसलिए वो उन महापुरुषों के साथ भी जुड़ने से क्या है, कतराता है। और महापुरुषों के संघर्षों के कारण हो सकता है उसकी शिक्षा अच्छी हो गई हो, लेकिन शिक्षा भी तो ब्राह्मणों के बनाए सिलेबस हैं, ब्राह्मणों के बनाए स्कूल कॉलेज हैं, ब्राह्मण ज़्यादातर टीचर हैं। तो जैसे हम ब्राह्मण लोग अंग्रेजों पे ये तोहमत लगाते हैं कि अंग्रेज लोग इस देश में शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, वो क्लर्क पैदा करना चाहते हैं। अब वैसे ही सवाल अगर हम रखें कि ब्राह्मण लोग जो उन्होंने ये संस्थाएं बनाई है, जो स्कूल बनाए, जो कॉलेज बनाए, जो सिलेबस बनाए, उनका क्या इंटरेस्ट है कि वो बहुजनों में ऐसी शिक्षा प्रसारित करें जिससे इनका स्वाभिमान सम्मान आगे बढ़े। तो वो भी चाहते हैं कि बहुजन लोग बहुजन महापुरुषों के संघर्षों के कारण वो मजबूर हैं कि उनको कॉलेज में दाखिला देना पड़ रहा है, लेकिन चले तो वो तो एंट्री बंद करवा दें। हाँ, उनकी इच्छा नहीं है। ये बहुजन महापुरुषों के पुरुषार्थ का, आंदोलन का एक प्रभाव है, जिसके कारण आज बहुत सारे बहुजन समाज के बच्चे स्कूलों में आते हैं। हालांकि मनोव्यवस्था को मानने वाले लोग उनको रोकना चाहते हैं, लेकिन वो रोक नहीं सकते हैं। उनको रोकने में उनकी जिंदगी उनको जेल हो सकती है, तो वो रोक नहीं सकते, लेकिन वो उनके साथ खेल जरूर खेलते हैं। उनको तैयार ही ऐसे करते हैं कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का क्या करे, अंग बने। ब्राह्मणवादी जो इंटरेस्ट है उसको क्या है, कैरी करे। तो इसलिए वो जानते हैं कि उनकी जो तरक्की हो रही है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था का वो विरोध करते हैं तो उनकी तरक्की रुक सकती है। इसलिए वो व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रख के ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध नहीं करते हैं। और विरोध वो तब कर सकते हैं जब वो बहुजन आंदोलन है उससे जुड़ें, या जो बहुजन जो परंपरा है, जिस परंपरा को फूले साहब ने रखा, जिसको साहू जी ने आगे बढ़ाया, जिसको बाबा साहब ने आगे बढ़ाया, जिसको मान्यवर साहब ने आगे बढ़ाया, अगर उस परंपरा से जुड़ते हैं तभी उनके अंदर इतना स्वाभिमान पैदा होगा कि इस जो अमानवीय व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उससे वो टकरा सकते हैं। अगर वो ऐसे आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे, वो बहुजन समाज के होंगे, वो बायोलॉजिकली तो बहुजन समाज के होंगे, लेकिन वैचारिकी उनकी कभी भी बहुजन समाज की नहीं होगी। वो हमेशा वो ब्राह्मणवादी जो इंटरेस्ट है उसको उसी खेमे में आपको नजर आएंगे। ये जो प्रतीकों का फिर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अब नीला झंडा जो है, कांग्रेस लगातार हम देख रहे हैं, आरपीआई खत्म हो गई उसके बाद भी नीला झंडा अपने साथ रखती है। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो गले में पंचशील का जो है वो गमछा लेकर चलते हैं। तो ये जो चीज़ आ रही है, इन चीज़ों से तो बहुजन समाज भी तो उसको वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, उसे नहीं समझ आएगा कि ये हमारा आंदोलन है भी या नहीं। बिल्कुल। अब इसका कारण हमें समझना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें लोकतंत्र की व्यवस्था दी है, और लोकतंत्र में जिन लोगों का जनसमूह बड़ा होगा उन लोगों को ज़्यादा मौके मिलेंगे। इस देश में वो कारोबार, इस देश का कारोबार वो अपने तरीके से चला सकते हैं। तो ये बात जो है, खास करके जो ब्राह्मणवादी लोग हैं या ब्राह्मणवादी चमचे लोग हैं, उनको ये बात पता है कि इस लोकतंत्र में क्या है, वो अल्पजन है, वो माइनॉरिटी हैं। इसलिए उन्होंने हिंदू शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल किया, इसलिए वो समाजवादी शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल किया, इसलिए उन्होंने मार्क्सवाद का ज़्यादा इस्तेमाल किया। क्यों किया? क्योंकि उनको पता है कि इन शब्दों के पीछे या इन मुखौटों के पीछे हम बहुजन समाज को आसानी से गुमराह कर सकते हैं। तो ये उनकी एक टैक्टिक है कि बहुजन समाज को कैसे गुमराह किया जाए, ताकि वो लोकतंत्र में बहुजन समाज न बन पाए। अगर बहुजन समाज नहीं बनेगा तो बहुजन समाज कभी भी इस देश का कारोबार अपने हिसाब से नहीं चला पाएगा। इसलिए ये सारी बातें, कपड़ा नीला दुपट्टा लगाना या पंचशील पहनना या और तरह तरह के प्रोपेगेंडा करना या धार्मिक प्रोपेगेंडा करना, ये सिर्फ इस बात का, इस लक्ष्य के साथ ये सब किया जाता है कि बहुजनों को बहुजन होने का एहसास न हो,
अगर उनको बहुजन होने का एहसास हो जाएगा, तो जो बाबा साहब ने उनको रास्ता बताया है कि यूनाइट अंडर वन लीडर, वन ऑर्गेनाइजेशन, वन प्रोग्राम, वो उस रास्ते पे चल के इस देश में हुक्मरान बन सकते हैं। जैसा कि कांसीराम साहब ने ये बात लोगों के सामने रखी, जब लोग रजामंद हुए, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का एक नहीं 4 बार उन्होंने हुक्मरान बना के दिखाया। तो ये डर है या उनकी समझ जो है, चूँकि वो एंटी ह्यूमनिस्टिक हैं, अमानवीय लोग हैं, उनको जाति व्यवस्था में विश्वास है, जाति व्यवस्था के बेनिफिशरीज हैं, इसलिए वो इस तरह की चालाकी करते हैं कि बहुजनों को गुमराह करने के लिए कभी दुपट्टा पहनेंगे, कभी सहायता देंगे, तो कभी उनके महापुरुषों की बात करेंगे। लेकिन उनका पर्पज़ ये है कि इनको किसी तरह से बहुजन बनने से रोका जाए, ताकि इस देश के जो संसाधन हैं, उस पे उनका नियंत्रण बना रहे। जी। एक जैसे हमारा ऐसा आकलन है कि इन 10 सालों में बहुजन समाज का जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है। वो अपने आप में सहमा-सहमा महसूस करता है, डरा हुआ महसूस करता है और उत्पीड़न तो हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसका आत्मविश्वास, मनोबल जो है वो कम होते जा रहा है, टूटता जा रहा है। क्या इसके लिए कोई ऐसी उपाय योजना है या ऐसा ऐसा कोई पॉलिटिकली या सोशली या रिलीजियस ऐसा कोई ऑप्शन है कि बहुजन समाज का जो मनोबल है वो स्टैंड हो सके, वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ सके, ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल है। बिल्कुल, अगर आप आंदोलन का अनुभव करें, तो अगर आप मान्यवर साहब को लें या माननीय बहन जी को लें, तो ये कोई बड़े ख़ानदान से लोग आए हुए लोग नहीं हैं। ना ही इनके पास बहुत बाहुबल था। इनके पास अगर कोई बल था तो वो विचार था। वो अपने पूर्वजों के, अपने पुरखों के विचार को क्या है आत्मसात किया। और आज की जो राजनीतिक हालत है बहुजन समाज की, वो राजनीतिक हालत इनको अपने चरित्र में बहुजन महापुरुषों के विचारों को आत्मसात करने के बाद पैदा हुई है। और जब मान्यवर साहब थे, तो मान्यवर साहब के सामने ये ब्राह्मणवाद, जिसके पास इस देश का सब कुछ है, वो उनके सामने पानी मांगता था, घुटने पे टिका हुआ था। तो अब हमें विचार करने की ज़रूरत यह है कि अगर हमें अपने समाज का स्वाभिमान के साथ हम ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम कॉन्फिडेंस के साथ रहना चाहते हैं, चाहे गाँव में रहें, चाहे शहर में रहें, तो हमें भी इन महापुरुषों के जो विचार हैं, उसको अपने चरित्र में क्या है उतारना पड़ेगा। और इनका जो बताया हुआ रास्ता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रास्ता बताया है, क्या रास्ता बताया है? यूनाइट अंडर वन लीडर। जिस समाज के पास लीडर नहीं है, वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। या जिन समाज के पास लीडर है, वही समाज आप देखें आज भी तरक्की कर रहे हैं। तो जब तक हम एक बहुजन लीडर को अपना लीडर नहीं मानेंगे, तब तक बहुजन समाज कभी भी आत्मसम्मान की ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। नहीं, जब आत्मसम्मान ही नहीं रहेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस हमेशा क्या है, गिरा हुआ रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यूनाइट अंडर वन लीडर, तो बहुजन समाज को इफ़ एंड बट जो किंतु परंतु है, वो छोड़ के एक लीडर पे भरोसा रखना ज़रूरी है। दूसरा, आप जैसे बोल रहे हैं कि एक झंडा तो है, एक प्रोग्राम है, एक लीडर भी है, लेकिन वो ना एनडीए में है, ना इंडिया में है, ना सत्ता पक्ष में दिख रहे हैं, ना ही विपक्ष में दिख रहे हैं। तो कैसे बढ़ेगा फिर मनोबल? देखिए, दूसरों के पास क्या है, दूसरों का जो जो दूसरों की रणनीति है, वो इस बात पे आधारित है कि वो कैसे बहुजन समाज को डिवाइड करें। और बहुजन समाज की सफलता इस बात में है, इस रणनीति में है कि कैसे बहुजन समाज को यूनाइट किया जाए। अगर इसका एक उदाहरण देखेंगे, तो बहन जी ने एक नीति बनाई, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। वो नीति इस देश में जितने भी मानवतावादी लोग हैं, फूले साहू अम्बेडकर के विचारों में आस्था रखने वाले लोग हैं, सबको मौका देती है कि वो इस मानवतावादी जो विचार है, उसको स्थापित करने में अपना जो है हर तरह का योगदान दे सकते हैं। जब हम इस नीति से सहमत हुए, तो हम सत्तासीन हुए और हमने जो हमारे समाज में गरीब लोग हैं, उनको गरीबी से बाहर निकाला, उनको ज़मीनें दी, उनकी सुरक्षा की। शासन प्रशासन में वो, जैसा बाबा साहब कहते थे कि वो उनको हमें नंबर 1 का नागरिक बनाना है, हमने नंबर 1 की नागरिक की हैसियत से उनका जो है ख्याल रखा, उनको नौकरियाँ दी, उनको ठेके दिए। आपको पता है कि
बहुजन समाज के लोग पूरे देश दुनिया में जाते हैं नौकरी के लिए। लेकिन पहली बार बहन जी की सरकार ने उनको जो सरकारी ठेके हैं उनमें उनकी कॉन्ट्रैक्ट दिए कि भाई आप केवल मजदूर ही नहीं, आप मजदूरी कराने वाले भी बन सकते हैं। तो जब उन्होंने जो लीडर है, जब उनकी बात को माना, उनकी नीति को पे क्या है, जब उन्होंने विश्वास दिखाया, तो इस तरह का काम हुआ। अब इससे जो है सबसे ज़्यादा चिंतित जो है, जो मनुवादी खेमा है, खास करके बीजेपी, कांग्रेस या कम्युनिस्ट के रूप में या समाजवाद के रूप में, वो सबसे ज़्यादा चिंतित हुआ कि भाई अगर बहुजन लोग आज उत्तर प्रदेश में हैं और कल अगर ये दिल्ली में आ जाते हैं, तो ये तो पूरे देश का कारोबार इस तरह से करेंगे। तो जो उनके मजदूर लोग हैं, वो तो मालिक बन जाएँगे। तो इसलिए उन्होंने षड्यंत्र किया। अब ये एक मुखौटा है। एनडीए क्या है? एनडीए का मतलब है कि बीजेपी को अपनी नीतियों पे भरोसा नहीं है, अपने विचारों पे भरोसा नहीं है। वो जिस गोलवलकर की बात करते हैं, उस गोलवलकर में उनकी आस्था नहीं है या उनके विचारों से वो कभी भी इस देश का कारोबार नहीं कर सकते, सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए उन्होंने ये मुखौटा लगाया कि बहुजन समाज के सामने हम इस मुखौटे के साथ जाएँ कि हम देखो हम तो नेशनलिस्ट लोग हैं। जबकि आप देखिए मणिपुर में अगर आप नेशनलिस्ट हैं तो आपके देश की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? मतलब ये बहुत दुःख की बात है। राजस्थान में जो जिन्होंने इंडिया बनाया है, अगर उनका उनका शासन राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है। अगर हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ देखें, तो खास करके दलित और महिलाओं पे जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, ये अमानवीय है। तो आपने इंडिया बनाया है, लेकिन आप जहाँ रूल कर रहे हैं, वहाँ तो आप किसी भी तरह से आपके पास इतना योग्यता नहीं है कि आप उन लोगों को बचा सकें। आप छत्तीसगढ़ में देखें, छत्तीसगढ़ में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लड़के मतलब एक होता है कि किसी का ज़बरदस्ती कपड़ा उतार लेना, एक होता है कि आपने उनको कपड़ा उतारने के लिए मजबूर कर दिया। तो वहाँ आदिवासी और शेड्यूल कास्ट के लड़के नंगे होके प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनका जो हक-हकूक है, वो इंडिया नाम आपने दे दिया, लेकिन उनका हक-हकूक आप खा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये मुखौटा ये क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि इनको पता है कि इनका जो विचार है, इनका जो संगठन है, इनकी जो नीति है, अगर वो अपनी नीतियों के साथ जाएँगे, तो बहुजन समाज कभी भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, न ही बहुजन समाज इनकी नीतियों से गुमराह होगा। तो ये एनडीए और इंडिया के रूप में इन्होंने क्या किया है, मुखौटा लगाया है कि बहुजन समाज को गुमराह करें। खास करके जो बहुजन समाज की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उससे लोगों को गुमराह करने की इनकी योजना है और ये कुछ नहीं है। सर ये तो अब तो 2024 में जैसे बताया कि विपक्ष में नहीं, सत्ता पक्ष में भी नहीं है। तो अब क्या भूमिका हो सकती है बहुजन समाज पार्टी की या फिर इस आंदोलन की जिसे बहुजन आंदोलन कहते हैं? कैसे देखते हैं, क्या इस पर कभी आपने विचार किया है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, मान्यवर साहब हैं, तो इनका सीधी-सी बात है कि कोई भी आंदोलन वो तभी सक्सेस होगा जब उसमें खुद का नेतृत्व हो, उसमें खुद का प्रोग्राम लगाने की क्षमता हो और उसका खुद का प्रोग्राम हो। हम दूसरे के नेतृत्व में कभी भी बहुजन समाज नहीं बना सकते या बाबा साहब के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम कांग्रेस में जाके बाबा साहब के आंदोलन को नहीं बढ़ा सकते। हम बीजेपी में जाके बाबा साहब की नीतियों को लागू नहीं कर सकते। अगर हम बाबा साहब की नीतियों को लागू करना चाहते हैं, तो हमारे पास अपना संगठन होना चाहिए, अपना नेतृत्व होना चाहिए, अपना प्रोग्राम लागू करने की हमारी क्या ना क्षमता होनी चाहिए। और इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि बहुजन समाज बहुत ही लकी है, बहुत ही लकी है कि उनके पास बहन जी जैसा लीडर है, जो तमाम प्रोपेगेंडा करने के बाद जो मनुवादी फोर्सेस हैं, जो ताकतें हैं, इन्होंने बहुजन समाज और बहुजन समाज की लीडरशिप के खिलाफ तमाम तरह के प्रोपेगेंडा कर लिए, लेकिन बहुजन समाज का हित बहन जी वैसे ही आगे बढ़ा रही हैं जैसे बाबा साहब अम्बेडकर या मान्यवर साहब कांसीराम ने बढ़ाया। लेकिन ये तो समाज कहता है, बहुजन समाज के लोग कहते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, तो जब भी बहुजन समाज पार्टी की बात होती है, तो तो बहुजन समाज पार्टी की नेता को, जिन्हें लोग बहन जी कहते हैं, लेकिन यहाँ मीडिया कहो या फिर जो अन्य राजनीतिक दल हैं, वो उन्हें दौलत की बेटी कहते हैं। इतना ही नहीं कहते, वो महलों में रहती है, सड़कों पर निकलती नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं करती है।
तो लोग भी काफ़ी खफ़ा हो जाते हैं कि हाँ बहन जी महलों से नहीं निकलती और जो है दौलत की बेटी है, ये चीज़ों को समझने लगते हैं। तो क्या बताइए ये जो सोच बना और इसे मीडिया है वो बड़ी तादाद में इसका प्रोपेगेंडा भी चला रही है। देखिए इस देश में जो सत्ता के संसाधन हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो मीडिया है, चाहे उद्योग धंधे इंडस्ट्री है, चाहे कुछ भी आप ले लीजिए, चाहे स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो सारा कब्जा है, जो नीति बनाने का जो कब्जा है, वो मनुवादियों का है। और मीडिया तो उसका कोई मीडिया कैरेक्टर नहीं है, उसका जो चरित्र है, वो जातीय चरित्र है। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के अब लोग बोलते हैं कि 70 साल में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो क्या ये सवाल नहीं है कि क्या मनुवादी मीडिया आज 70 सालों में एक दलित न्यूज़ एंकर पैदा नहीं कर पाई? क्या जो मनुवादी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उसमें एक भी ऐसा काबिल दलित या बहुजन अ, ऐसा नहीं हुआ जो चीफ एडिटर बने मीडिया में, कंसल्टिंग एडिटर बने? तो इसका वो ऐसा क्यों है? क्या इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, क्या उनको मेहनत नहीं करनी आती है? जबकि हकीकत ये है कि गाँव खेत खलिहानों में अनाज वो पैदा करते हैं, देश की साफ-सफाई वो करते हैं, देश की रक्षा सुरक्षा वो करते हैं, सीमा पे वो लड़ते हैं। तो क्या वो लोग जो है इतने निकम्मे हैं कि वो एक मीडिया पर्सनैलिटी पैदा ना कर सकें? ये क्यों है? क्यों? क्योंकि जो मनुवादी व्यवस्था है या जातिवादी व्यवस्था है, जैसे ही पता लगता है कि ये बहुजन समाज का आदमी है, तो उसके ऊपर जो है जाति ठप्पा लगा के उसको इंस्टीट्यूशन से बाहर कर दिया जाता है। आज बहुत सारे इंडिपेंडेंट पत्रकारिता बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं। तो ये बात उनको एहसास है, लेकिन अब खास करके जो बहुजन समाज के लोग, खास करके जो जो लोग फूले साहू अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित हैं, वो लोग कभी भी मीडिया में जाके वो मनुवादी एजेंडे को सफल तो नहीं होने देंगे। इसलिए जो मीडिया है वो जानबूझ के जो मानवतावादी विचार के लोग हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र करती है। जैसे सर ये भी बात है कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर ये भी कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है और अभी जो चुनाव हुए थे वो चुनाव तो उत्तर प्रदेश में इसी मुद्दे पर हुआ कि बीजेपी की बी टीम जो है वो बसपा है, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग कहें या फिर कांग्रेस कहें, ये बहुत बड़े जोरों शोरों से प्रचारित हुआ। हालांकि विचारधारा की अगर बात करें तो दोनों विरोधक हैं, लेकिन ऐसा फिर क्यों कहा जाता है कि बसपा जो है वो बी टीम के काम करती है? देखिए, ये कहने वाले जो है ना, हमें ये देखना है कि ये कहता कौन है? क्योंकि कहने वालों की अगर हमें पहचान हो जाए, तब हमें ये समझ में आ जाएगा ये कह क्यों रहा है। ये बीएसपी के ऊपर जो बी टीम होने का जो तोहमत लगाने वाले लोग हैं, ज़्यादातर जो अपने को समाजवादी लोग बोलते हैं, ये लोग हैं। और अगर समाजवादियों का आप चरित्र देखेंगे, उनके सत्ता का चरित्र स्वयंवादी है। जब वो सत्ता में रहते हैं, तो अपने भाई भतीजों से ज़्यादा उनकी सोच नहीं रहती है। उनकी कोई सामाजिक सोच नहीं है, कोई धार्मिक सोच नहीं है, कोई जाति के खिलाफ उनके पास नीति नहीं है। तो वो लोग जो है क्या सोचते हैं कि इस सत्ता को कैसे हम केवल अपने एन्जॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, अब उनको ये बात पता है कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो विचार है, जो फूले साहू अम्बेडकर का आंदोलन है, वो सारे लोगों के दुखों को क्या है, एड्रेस करता है बराबर। इवन सवर्णों में जो जातिवाद है, वो उसको भी टैकल करता है कि ऐसा नहीं है कि सारे सवर्ण क्या है, वो जाति के बेनिफिशरीज हैं, तो उनके साथ जाति अन्याय नहीं है, वो भी अन्याय से ग्रसित हैं। लेकिन उनके पास चूँकि उनका जो समाज है मेजॉरिटी में बेनिफिशरीज है, इसलिए वो ये जाति की व्यवस्था को बनाने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, हालाँकि वो ग्रसित हैं। तो फूले साहू अम्बेडकर का विचार उनके लिए भी है। तो अब उन सबको ये बात पता है कि इस देश में जो 2 ही जो पार्टियां हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी, क्यों? क्योंकि वो एग्रेसिव हिंदुत्व का नेतृत्व करती हैं।
दूसरा जो है मानवतावादी पार्टी, जिसका फूले साहू अम्बेडकर के विचारों के साथ जो अपने आप को आगे बढ़ा रही है, वो है बहुजन समाज पार्टी। अगर ये देखिए, मूल रूप से अगर देखें कि इस देश में जैसे ही लोगों की समझ मैच्योर होती जाएगी, तो लोग कहीं न कहीं, अगर वो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेंगे। अगर वो मानवतावादी विचारों में विश्वास रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिक जो है बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर, वोटर जो भी बनेंगे। ये बात खास करके जो लोग बी टीम का तमगा लगाते हैं, वो लोग ये बात जानते हैं कि अगर हमने इस देश में लोगों को गुमराह नहीं किया, अगर इनको बीजेपी का बी टीम नहीं बनाया, तो लोग इनसे क्या है ना जुड़ जाएँगे, और जुड़ जाएँगे तो ऐसे में उनकी राजनीति क्या है ना औंधे मुँहे गिर जाएगी। इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि खास करके जो लोग बी टीम का तमगा देते हैं, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, तो जो पहली पोजीशन पे आता है वही बताता है कि इसकी दूसरी पोजीशन है या इसकी तीसरी पोजीशन है। तो बी टीम का मतलब है कि वो लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो लोग बीजेपी की ए टीम है। जो लोग भी कहते हैं कि अगर बीएसपी बी टीम है, तो ये समझ लेना चाहिए, खैर बीजेपी बीएसपी ने तो कभी एडमिट नहीं किया कि वो बी टीम है कि नहीं है। उस पे ज़बरदस्ती का ठप्पा लगाना है कि माइनॉरिटी को कैसे गुमराह करने का, ये वो प्रोपेगेंडा है कि बी टीम बताना। लेकिन जो बी टीम बताता है, उसको ये बात का एहसास है कि वो ए टीम है बीजेपी की। और कैसे है? क्यों? क्योंकि इस देश में जब जहाँ-जहाँ भी कांग्रेस रूल करती है, वो तभी रूल करती है जब दलित और मुस्लिम इकट्ठा होते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित इकट्ठा हैं। अगर माइनॉरिटी के लोग बहुजन समाज पार्टी में इकट्ठा हो जाएँ, तो जैसे कांग्रेस रूल करती थी, वैसे बीएसपी भी अपने को इस देश में स्थापित कर सकती है, और जो दलित बहुजनों का एजेंडा है, जो संविधान का एजेंडा है, उसको लागू कर सकती है। तो समाजवाद या मार्क्सवाद इस देश में मूल रूप से माइनॉरिटीज़ के कंधों पे टिका हुआ है, और अगर वो माइनॉरिटीज़ को दिग्भ्रमित नहीं करेंगे, तो माइनॉरिटी का स्वाभाविक जो गठबंधन है, वो बहुजन समाज के साथ आ जाएगा। इसके पहले माइनॉरिटी की वजह से कुछ फ़ायदा हुआ था बहुजन समाज के लोगों का? बिल्कुल। अ, अगर आप फ़ायदा देखना चाहते हैं, तो आपको 2007 से या 1995 से जो बीएसपी की सरकार रही है, ख़ास करके 7 से 12 तक, आप बीएसपी के कार्यों को देख लें। 95 में जैसे ही बहन जी की सरकार बनी, तो बहन जी ने माइनॉरिटीज़ जैसे शेड्यूल कास्ट के एजुकेशन में जो समाज कल्याण विभाग है, उसका बहुत बड़ा रोल है कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो एससी एसटी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आई, और उसके कारण उनको पढ़ने लिखने का मौका मिला। वैसे ही जो माइनॉरिटी खास करके मुस्लिम समाज है, वो मदरसों में पढ़ने तो आता है, लेकिन वो आगे की शिक्षा के लिए क्या है, अपने आप को नहीं जाता, वो बिजनेस में लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इस तरह से कोई राजकीय सहायता प्राप्त नहीं है। इसलिए माननीय बहन जी ने 1995 में जैसे ही उनकी सरकार बनी, तो माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने एक अलग से अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया, और उस मंत्रालय के माध्यम से जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, खास करके मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो सरकार आपके साथ है, और उसका नतीजा हुआ कि मुस्लिम समाज में शिक्षा का जो स्तर है, वो बढ़ा है। दूसरी बात, आप अगर आप हायर आपको एजुकेशन की ज़रूरत होगी, तो फिर बहन जी ने 2007 में उन्होंने हायर एजुकेशन में भी खास करके माइनॉरिटी के लिए काम किया। उन्होंने मान्यवर साहब कांसीराम उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की, और उसके माध्यम से भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज और उनका जो है एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम किया है। वैसे ही शेड्यूल कास्ट के लोगों का अंबेडकर विलेज स्कीम के माध्यम से, रिजर्वेशन के माध्यम से, फील्ड में पोस्टिंग के माध्यम से, ठीक है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के माध्यम से, वैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को आगे बढ़ाया, ओबीसी को आगे बढ़ाया। तो अगर आप देखेंगे, तो ये जो फ़ायदा होता है। बहुजन समाज, जब बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आगे बढ़ता है, तो ज़रूर बहुजन समाज को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर दिशा में उसकी तरक्की होती है। भागीदारी भी मिल जाती है। बिल्कुल, भागीदारी तो बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि जिसकी 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 जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। कि बहन मायावती जी ने जैसे अभी जैसे चुनाव की घोषणा हुई 2024 को लेकर,
एक उन्होंने 2 अभियान चलाए, एक गाँव चलो अभियान चलाया और एक कहा कि वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा। कैसे देखते हैं दोनों नारों को? बिल्कुल, ये बहुत ही पॉजिटिव है और ये बहुजन समाज को इससे जुड़ना चाहिए, इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप जो है समाज के लिए एक कदम चलें, तो ये कदम हो सकता है आपको कोई लाभ ना दे, लेकिन इस बात एकदम पक्की बात है कि इस एक कदम से आपके बच्चों का भविष्य ज़रूर बनेगा। सर ये अब 2024 के चुनाव भी आने जा रहे हैं। बहुजन समाज में कन्फ्यूजन निर्माण हो रहा है, वो अपने नेता को पहचानने में कई जगहों पर ऐसा लगता है कि वो अक्षम है। क्या बताएँगे ऐसे में? अंतिम चरण पर है हम। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है और इस बहुजन समाज जो है ना, इस बात का बहुत बहुत मतलब सदियों से बहुत विक्टिम रहा है कि जो उसको नेतृत्व देता है, तो उसको क्या करता है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, खास करके वो जब तक शरीर के रूप में इकट्ठा रहते हैं। इसीलिए हमारे एक महापुरुष ने कहा कि साच कहें तो मारन धावे, झूठ कहें पतियाना, साधो देखो जग बौराना। तो वो किसको देख के कहा? वो बहुजन समाज को ही देख के कहा है। क्या? कि जो लोग जब हमारी रहनुमाई करते हैं, अपना सब कुछ लगा के, जैसे महात्मा फुले साहब, आपको पता है महात्मा फुले साहब की ज़िंदगी में क्या वाक़या उनको उस समय ₹1000 ब्राह्मणवादियों ने दे के उस समय के सबसे टॉप के जो डकैत थे उनको भेजा मारने के लिए। बाबा साहब के कार पे हमला हुआ, सब लोग जानते हैं। हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहब को एक समय था जब पूना पैक्ट का समय आया, तो हमारे लोगों ने बाबा साहब का साथ छोड़ दिया। बाबा साहब के का जो सेक्रेटरी था कजरूरकर, वो बाबा साहब के खिलाफ मैदान में उतर गए। तो मान्यवर साहब जब थे साथ, जब उन्होंने आंदोलन बढ़ाया, तो आपको पता है जो बामसेफ बनाई थी, तो बामसेफ को कैसे उन्होंने टुकड़ों में बाँट दिया। अब बहन जी जब उस मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं, तो बहन जी के खिलाफ आपको पता है कितने तरह का आरोप लगता है कि घरों से नहीं निकल रही हैं। वो चुप हो गई हैं, बीजेपी से मिल गई हैं। ये मतलब ख़ास करके देखिए, ये अगर बीजेपी, कांग्रेस के लोग अगर ये बात बोलें तो समझ में आती है कि वो विरोधी हैं, उनको बोलना उनका हक है। लेकिन बहुजन समाज के लोग इसको एक्सेप्ट कर लें, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि आपने अपने विज़डम का, अपनी बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं किया और जब हम अपनी बुद्धि का ही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी दिशा-दशा कैसी होगी? इसीलिए देश आज़ाद हो गया है, लेकिन बहुजन समाज क्या है ना, गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है। कारण ये है कि वो अपने लीडर के साथ अब ट्यून नहीं मिलाता है। अपने लीडर पे जो हम लोग हर बैनर पे, हर पोस्टर पे बाबा साहब का स्लोगन लिखते हैं, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज़। लेकिन ये पूरी बात हम नहीं लिखते हैं। बाबा साहब ने 5 बातें की हैं। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज़, हैव फेथ एंड हैव पेशेंस। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, हैव फेथ, भरोसा रखो, अपने लीडर पे भरोसा रखो, हैव पेशेंस, धैर्य रखो कि जो लीडर है वो आपको रास्ता दिखाएगा। हमारे लोग क्या है कि इन बातों पे ध्यान नहीं देते, धैर्य रखने की बात, भरोसा रखने की बात वो लोग नहीं करते। इसलिए क्या है कि वो मनुवादियों के प्रोपेगेंडे में क्या है, ईज़िली फँस जाते हैं और फँसने के कारण ही वो मनुवादियों की बातों में क्या है, आ जाते हैं और अपने लीडर की मुखालफत करने लगते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए कि जो मनुवादी मीडिया, जो बहन जी की या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमेशा नेगेटिव दिखाती है, वो आज तक, खास करके 2006 में मान्यवर साहब के परिनिर्वाण के बाद माननीय बहन जी ने पार्टी की कमान संभाली है। इतना मतलब प्रतिकूल समय होने के बावजूद, इतना खिलाफ में प्रोपेगेंडा होने के बावजूद, आज भी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो क्यों बनी है? ये बहन जी की के नेतृत्व क्षमता को, ये सही नेतृत्व के चुनाव, जो मान्यवर साहब ने एक सही लीडर का चुनाव किया, इसलिए ऐसा हुआ। अदरवाइज हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं कि ममता बनर्जी बहुत बड़ी लीडर हैं, लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े लीडर हैं। इन लोगों की पार्टी भी कभी राष्ट्रीय पार्टी बनी थी, लेकिन आज तो नहीं है। तो अगर इनमें भी लीडरशिप क्षमता होती या बहन जी की तरह ये भी अपने समाज का लीडरशिप, सही लीडरशिप देती, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी थी वो फिर रीजनल पार्टी बन जाती।
तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास इतना कॉम्पिटेंट लीडर है कि जो इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुवादी ताकतों को क्या है ना चैलेंज कर रहा है। अगर हम अपना थोड़ा-सा भी मतलब अपने समाज के प्रति अपना सहानुभूति रखते, अपने लीडर के प्रति सहानुभूति रखते, तो ये बहुजन समाज की स्थिति हमें बदलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। धन्यवाद। हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से वकील एडवोकेट अभिषेक कुमार जी, जिनसे हम अलग अलग विषयों पर बात कर रहे थे। बहुजन समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या भूमिका है, क्या उनकी दिशा है, क्या दिशा है, क्या किन दिक्कतों से आज भी बहुजन समाज जूझ रहा है, राजनीतिक परिवेश में बहुजन समाज कहाँ है, किस आंदोलन की तरफ बहुजन समाज दिख रहा है, तमाम जो बातों पर हम विमर्श करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे ये समझ आता है कि जब तक राजनीतिक सत्ता में बहुजन समाज की भागीदारी नहीं होगी, वो भी अपने दम पर नहीं होगी, जैसे कि सर के साथ चर्चा करते हुए बताया, तब तक इनका मनोबल जो है वो उठने वाला नहीं है। और इसी मनोबल को अगर खड़ा करना है या इस मनोबल को बढ़ाना है, तो सामाजिक और पॉलिटिकल जो मूवमेंट है बहुजन आंदोलन का, उस मूवमेंट को और भी मजबूती देना काफ़ी आवश्यक है। और यही चर्चा जो है, यही इस विमर्श का निचोड़ निकल रहा है। आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, क्या ख्याल आपके हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिलहाल सर के साथ जो बातचीत हुई है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, वो भी कमेंट में लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।